एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के दंपति रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में कभी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थी। गांव वाले उन्हें देखकर तरस खाते और कभी कभी पीछे से ताने भी मारते थे। राम दिन भर खेतों में मेहनत करते और सीता घर संभालती। दोनों की आंखों में संतान की चाहत हमेशा रहती थी। एक दिन निराश होकर उन्होंने फैसला किया कि अगर ईश्वर ने उन्हें अपना बच्चा नहीं दिया तो वे किसी छोटे जीव को अपना बच्चा बना लेंगे। गांव के बाजार से उन्होंने एक नन्हा सा मेमना खरीदा। वह मेमना बहुत प्यारा था, सफेद रोएं चमकदार, बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक चाल। उन्होंने उसे दूध पिलाया, प्यार किया और घर का हिस्सा बना लिया। कुछ सालों बाद एक चमत्कार हुआ। जब वह मेमना बड़ा हुआ, उसी रात जब मेमने ने 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया तो सीता को भी एक स्वस्थ बालक पैदा हुआ। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राम ने बच्चे का नाम सूरज रखा। सूरज तेजी से बड़ा होने लगा। तीनों मेमने भी उसके साथ बड़े हुए। वे बेहद सुंदर थे। अचानक सफेद रोएं, छोटी छोटी सींगे जो अभी उभर रही थी और आंखें इतनी प्यारी कि कोई भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दे। सूरज उन्हें अपने भाई बहन मानता था। वह उनके साथ खेलता, घास खिलाता और रात को लोरियां सुनाता। गांव के लोग भी इस अनोखे परिवार को देखकर हैरान रह जाते थे। जैसे जैसे सूरज जवान होता गया, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। गांव के पास एक हरा भरा मैदान था जो राजमहल के काफी करीब था। हर सुबह सूरज तीनों सुंदर भेड़ों को चराने ले जाता। वहां वह अपनी पुरानी बांसुरी बजाता। जैसे ही बांसुरी की मीठी धुन तीनों भेड़ों के कानों में पड़ती, वे नाचने लगती। वे घूमती कूदती, एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाती। उनकी नाचने की लय इतनी मनमोहक थी कि आसपास के पंछी भी चुप होकर देखने लगते। दूर से गांव वाले तालियां बजाते और सूरज की मुस्कान देखकर कहते कि यह लड़का कोई जादू जानता है। एक सुबह महल की ऊंची बालकनी से राजकुमारी लीला ने यह सब देख लिया। लीला बहुत सुंदर, जिज्ञासु और साहसी स्वभाव की थी। नाचती भेड़ों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। ये भेड़ें कितनी अनोखी है। वह तुरंत महल से नीचे उतरी और सीधे मैदान में सूरज के पास जा पहुंची। उसके राजश्री वस्त्र और चमकदार आभूषण देखकर सूरज समझ गया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। ये तीनों भेड़ें मुझे चाहिए, लीला ने आत्मविश्वास से कहा। मैं तुम्हें भरपूर सोना चांदी दूंगी। सूरज ने शांत लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमारी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर आप इन्हें लेना चाहती है तो एक छोटी सी शर्त है। लीला ने बाहें चढ़ाई। शर्त? बोलो, क्या शर्त है? सूरज की आंखों में शरारत झलक गई। पहली भेड़ के लिए आप मुझे अपना घुटना दिखाइए, बस इतना ही। लीला पहले तो चौंक गई, फिर उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने सहमति दे दी। सूरज ने पहली भेड़ सौंप दी। लीला खुशी खुशी महल लौट गई, लेकिन जैसे ही उसने भेड़ को नचाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। भेड़ चुपचाप खड़ी रही। दूसरे दिन सुबह होते ही लीला फिर से महल से निकल पड़ी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। रात भर वह सोचती रही कि आखिर वह लड़का कौन है जिसकी भेड़ें जादू की तरह नाचती हैं। महल के नौकरों को उसने चुप रहने का हुक्म दे दिया था। वह अकेली ही मैदान की ओर बढ़ी। सूरज पहले से ही वहां था। बाकी दोनों भेड़ें उसके इर्द गिर्द घास चर रही थी। सूरज ने लीला को देखा तो मुस्कुरा दिया, राजकुमारी वापस आ गई? पहली भेड़ ने नाचा नहीं ना? सूरज ने हल्के से पूछा। लीला का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता? वैसे भी तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे दूसरी भेड़ चाहिए। सूरज ने सिर हिलाया। धोखा नहीं राजकुमारी, शर्त पूरी करनी होगी। दूसरी भेड़ के लिए आपको अपनी जांघें दिखानी होंगी। लीला ने चारों तरफ देखा। मैदान सुनसान था। दूर कहीं किसान काम कर रहे थे। उसकी जिज्ञासा अब उत्सुकता में बदल चुकी थी। वह राजकुमारी थी, लेकिन इन अनोखी भेड़ों का रहस्य जानने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। उसने धीरे से अपनी राजश्री पोशाक को घुटने तक उठाकर दोनों टांगे दिखा दी। सूरज ने बिना कुछ कहे दूसरी भेड़ उसे सौंप दी। लीला महल लौट आई, पर उसका मन उछल रहा था। उसने कमरे में भेड़ को बांधा और फिर से बांसुरी बजाई, लेकिन फिर वही हुआ। भेड़ बिल्कुल भी नहीं हिली। गुस्से में लीला ने बांसुरी फेंक दी। यह लड़का मुझे पागल बना रहा है, वह सोचने लगी। उस दिन दोपहर में लीला महल की छत पर बैठी सोच रही थी। उसके पिता राजा रणवीर एक सशक्त लेकिन न्यायप्रिय राजा थे। लीला उनकी इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसे हर चीज का रहस्य जानने की आदत थी। अब ये भेड़ें उसकी नींद छीन रही थी। शाम होते ही वह फिर मैदान में पहुंची। सूरज भेड़ों को पानी पिला रहा था। अब क्या? सूरज ने पूछा। तीसरी भेड़ चाहिए मुझे, बताओ इस बार क्या शर्त है? लीला ने सीधे पूछा। सूरज हंसा। तीसरी के लिए सबसे बड़ी शर्त है, आपको अपना सीने के दोनों कबूतर मुझे दिखाने होंगे। लीला ने एक पल सोचा, फिर उसने अपना कपड़ा हटाकर अपने दोनों कबूतर दिखा दिए। सूरज ने तीसरी भेड़ दे दी और साथ में अपनी पुरानी बांसुरी भी थमा दी। इस बांसुरी को संभाल कर रखना राजकुमारी,
जब समय आएगा यह तुम्हारी मदद करेगी। लीला महल लौटते हुए सोच रही थी कि यह लड़का इतना साधारण दिखता है, फिर भी इतना चतुर क्यों है। उधर सूरज के घर राम और सीता चिंतित थे। बेटे, भेड़ें कहाँ गई? राम ने पूछा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी चिंता मत करिए, ये भेड़ें हमारे लिए खुशहाली लेकर आएंगी। उस रात सूरज ने परिवार को पूरी बात नहीं बताई। वह जानता था कि उसका प्लान धीरे धीरे काम करेगा। अगले कुछ दिन लीला महल में बांसुरी लेकर प्रयोग कर रही थी। कभी कभी भेड़ें थोड़ा हिलती लेकिन पूरा नाचती नहीं। एक दिन महल के बगीचे में लीला अकेली बैठी बांसुरी बजा रही थी। तभी एक दासी ने आकर कहा, राजकुमारी, 3 दिन के बाद आपके पिता ने एक बड़ा ऐलान करने का वादा किया है। जो कोई आपके शरीर में 3 तिल सही जगह बता देगा, उसी से आपकी शादी होगी। लीला यह सुनकर चौंक गई। वह जानती थी कि उसके शरीर पर 3 खास जगह तिल है, एक घुटने के पास, एक टांग के पास और दूसरा उसके कबूतरों के पास। लेकिन यह बात राजमहल के अलावा और किसी को नहीं पता थी। अचानक उसके मन में सूरज का चेहरा घूम गया। क्या वह जानता होगा? उधर सूरज गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वह उन्हें कहानियां सुना रहा था, लेकिन उसके मन में राजकुमारी लीला की छवि बसी हुई थी। वह जानता था कि राजा का ऐलान जल्द ही होने वाला है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर कुछ पैसे मिले तो मैं एक अच्छा घोड़ा और कपड़े खरीदना चाहता हूँ। राम ने हंसकर कहा, बेटा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन हकीकत भी तो देखो। सूरज चुपचाप मुस्कुराया। वह जानता था कि जल्द ही हकीकत सपने से ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। मैदान में अब केवल सूरज अकेला जाता था। वह बिना भेड़ों के भी बांसुरी बजाता और पुरानी यादों को ताजा करता। एक शाम लीला फिर से छुपकर मैदान में आई। वह सूरज से दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। सूरज की साधारण सी पोशाक में भी एक आकर्षण था। लीला सोच रही थी, यह लड़का आखिर है कौन और इसकी भेड़ों का क्या जादू है। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी कि राजकुमारी अक्सर मैदान की ओर जाती है। सूरज के माता पिता को भी कुछ अंदाजा हो गया था। सीता ने सूरज से पूछा, बेटा, तुम कुछ छुपा रहे हो? सूरज ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, बस थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। लीला अब हर रात महल की खिड़की से मैदान की ओर देखती। उसकी जिज्ञासा अब एक अजीब सा आकर्षण बन चुकी थी। सूरज की मुस्कान, उसकी चतुराई और उन भेड़ों का रहस्य, सब कुछ उसे खींच रहा था। तीसरे दिन राजमहल में हलचल हुई। राजा रणवीर ने दरबार लगाया। पूरा राजमहल मेहमानों और राजकुमारों से भरा हुआ था। राजा ने ऊंचे स्वर में ऐलान किया, मेरी बेटी लीला के शरीर पर 3 विशेष तिल हैं। जो कोई इन तिलों को सही जगह और आकार बता देगा, उसी से मैं उसकी शादी कर दूंगा। लेकिन अगर कोई झूठ बोलता हुआ पाया गया तो उसे सख्त सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोगों ने आपस में बातें करना शुरू की। दूर दूर के राजकुमार और युवक इस चुनौती को स्वीकार करने आए थे। सूरज भी गांव से निकला। उसने पिता राम से मिले कुछ पैसे से एक सुंदर घोड़ा और एक अच्छा कपड़ा खरीद लिया। कपड़ों में सजा सूरज अब बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव छोड़ते समय उसकी माँ सीता ने आशीर्वाद दिया, बेटा, सत्य हमेशा जीतता है। जब सूरज दरबार पहुंचा तो वहां सैकड़ों दावेदार खड़े थे। लीला राजा के पास बैठी थी। उसकी नजर जैसे ही सूरज पर पड़ी, वह चौंक गई। वही लड़का, मैदान वाला। लीला का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि सूरज यहाँ क्या कर रहा है। दरबार शुरू हुआ। एक एक कर राजकुमार आगे बढ़े। कुछ ने अंदाजे लगाए, कुछ ने पुरानी कहानियों से मिलाकर बताया, लेकिन हर बार राजा ने सिर हिला दिया। आखिर सूरज का नंबर आया। वह शांत कदमों से आगे बढ़ा। लीला की नजर उस पर टिकी हुई थी। राजन, राजकुमारी लीला के पहले तिल का स्थान उसके दाएं घुटने के ठीक नीचे है। आकार गोल और हल्का लाल। दूसरा तिल बाई टांग के जांग में है, जो चंद्रमा की आकृति जैसा दिखता है। तीसरा तिल उसके सीने के पास है, बाईं ओर छोटा सा लेकिन गहरा निशान। सूरज ने बिना रुके कहा। सारा दरबार हैरान रह गया। राजा रणवीर ने आंखें फाड़कर देखा। लीला का चेहरा लाल हो गया। यह सब कैसे जानता है यह लड़का? ठीक उसी समय एक और युवक, जिसका नाम विक्रम था, आगे बढ़ा। वह एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार था। उसने भी बिल्कुल वही जवाब दोहराया। अब राजा और मंत्री उलझन में पड़ गए। दोनों युवकों ने सही जवाब दिया था। राजा ने फैसला किया कि रात में परीक्षा ली जाएगी। तीनों, सूरज, विक्रम और लीला को एक ही कमरे में रखा गया। जो सच्चा होगा वही साबित होगा। रात हुई। महल का खास कमरा तैयार किया गया। 3 बिस्तर लगे थे। सूरज, विक्रम और लीला अलग अलग कोनों में बैठे थे। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। विक्रम घमंडी स्वभाव का था। वह बार बार लीला को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। राजकुमारी, मैंने बहुत मेहनत की है यह राज जानने में। लीला चुप थी। उसकी नजर बार बार सूरज की ओर जा रही थी। सूरज शांत बैठा था। अचानक उसने अपनी जेब से एक मीठी टॉफी निकाली और खाने लगा। विक्रम ने देख लिया। तुम क्या खा रहे हो? सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जूते की जड़ है, बहुत अनोखा स्वाद है, इसे चबाओ तो मुंह में मिठास फैल जाती है। विक्रम हंसा।
झूठ मत बोलो। सूरज ने गंभीर होकर कहा, अगर विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। उसने जेब से एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर विक्रम को दिया। विक्रम ने सोचा कि अगर यह सच है तो लीला इससे प्रभावित हो जाएगी। उसने टुकड़ा लीला की ओर बढ़ा दिया। राजकुमारी, यह चख लीजिए। लीला ने टुकड़ा मुंह में रखा। तुरंत उसका स्वाद इतना कड़वा और गंदा था कि उसने तुरंत थूक दिया। यह क्या है? जूते जैसा स्वाद। उसने गुस्से में विक्रम को देखा। विक्रम घबरा गया। सूरज ने तब लीला को अपनी टॉफी दी। यह असली मिठास है राजकुमारी। लीला ने उसे चखा। मीठा स्वाद पूरे मुंह में फैल गया। उसकी आंखों में सूरज के लिए प्रेम उभर आया। रात भर तीनों ने बातें की। सूरज ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई, कैसे भेड़ों को पाला, कैसे नाच सिखाया। लीला सुनती रही। विक्रम बीच बीच में घमंडी बातें करता, लेकिन हर बार फंस जाता। बीच में एक दिलचस्प घटना हुई। कमरे की खिड़की से एक छोटा सा पंछी अंदर आ गया। सूरज ने धीरे से उसे पकड़ा और बाहर छोड़ दिया। विक्रम ने मजाक उड़ाया, तुम तो जानवरों के राजा हो। सूरज ने हल्के से जवाब दिया, जो प्राणियों से प्यार करता है वही इंसानों को भी समझ सकता है। लीला यह सब देख रही थी। उसकी दिलचस्पी सूरज की ओर बढ़ती जा रही थी। रात के आखिरी पहर में विक्रम सो गया। लीला और राजकुमार चुपचाप बातें करते रहे। लीला ने पूछा, तुम्हें मेरे तिल के कैसे पता? सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ राज छुपे रहने चाहिए राजकुमारी। लीला हंसी। पहली बार उसकी हंसी इतनी खुली हुई थी। बाहर चांदनी रात थी। महल के बगीचे में हवा चल रही थी। सूरज ने सोचा कि उसकी चतुराई काम आ रही है, लेकिन अब दिल भी शामिल हो गया है। सुबह होते ही राजा कमरे में आ गए। विक्रम अभी भी सो रहा था। लीला ने राजा से कहा, पिताजी, सूरज ही सही है। लेकिन राजा ने फैसला टाल दिया। उन्होंने कहा कि अंतिम परीक्षा बाकी है। दरबार फिर लगाया गया। विक्रम ने आरोप लगाया कि सूरज ने जादू किया है। सूरज चुपचाप खड़ा रहा। लीला के मन में अब सूरज के प्रति सम्मान और आकर्षण दोनों बढ़ गया था। गांव में खबर फैल गई कि सूरज राज दरबार पहुंच गया है। राम और सीता चिंता और उम्मीद दोनों से भर गए थे। लीला खड़ी हुई। उसकी आंखें सूरज पर टिकी थी। पिताजी, मैंने रात में दोनों को देखा और समझा। विक्रम ने मुझे धोखा दिया। उसने जूते का टुकड़ा मिठाई बताकर मुझे खिलाया, जबकि सूरज ने मुझे असली मिठाई खिलाई। उसकी चतुराई नहीं, उसका सच्चा दिल मुझे छू गया। मैं सूरज से शादी करना चाहती हूँ। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाया, यह झूठ है। इसने जादू किया है। लेकिन राजा ने इशारा किया, मंत्री, विक्रम को पकड़ ले जाओ। उसे झूठ बोलने और राजकुमारी को धोखा देने की सजा मिलनी चाहिए। 3 महीने तक महल की सेवा करनी होगी और गांव में जाकर मजदूरी। विक्रम सिर झुकाकर चला गया। सूरज आगे बढ़ा। उसने राजा को प्रणाम किया। महाराज, मैं साधारण परिवार का हूँ, लेकिन आपके बेटे के लिए मेरा प्यार सच्चा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बुद्धि और साहस राष्ट्रीय गुण है। उन्हें साबित कर दिया। लीला ने सूरज का हाथ थामा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उसी शाम विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सूरज ने अपने माता पिता को महल में बुलवा लिया। राम और सीता महल देखकर दंग रह गए। सीता ने सूरज को गले लगाया। बेटा, तो यह था तेरी भेड़ों का राज। सूरज ने हंसकर कहा, माँ, वो भेड़ें तो बस बहाना थी। असली जादू तो दिल का था। शादी के दिन पूरा राज उत्सव मना रहा था। लीला लाल चोली में बेहद सुंदर लग रही थी। सूरज राजश्री वेश में था। जब फेरे हुए तो लीला ने धीरे से कहा, तुम्हारी उन भेड़ों का राज अब भी मुझे नहीं पता चला। सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे भेड़ें मेरी बुद्धि का प्रतीक थी, लेकिन आज से तुम मेरी सबसे सुंदर साथी हो। तीनों भेड़ें महल के बगीचे में रहती। सूरज कभी कभी बांसुरी बजाता तो वे भेड़ें नाचने लगती। लीला हंस हंस कर ताली बजाती। 1 साल बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे को देखकर राम और सीता रो पड़े। सूरज ने कहा, पिताजी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। लीला ने बच्चे को गोद में लेकर कहा, इसकी कहानी भी एक दिन भेड़ों वाली कहानी जितनी अनोखी होगी। राज्य में खुशहाली छा गई। सूरज और लीला की जोड़ी मिसाल बन गई। लोग कहते, सच्ची बुद्धि और प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं। इस तरह सूरज, जो कभी एक साधारण लड़का था, अपनी चतुराई, साहस और सच्चे दिल के बल पर राजकुमार बना। और लीला ने पाया एक ऐसा साथी जो सिर्फ राजकुमार नहीं, उसका सच्चा दोस्त और प्यार है। महल में हर शाम हंसी की गूंज सुनाई देती और तीनों भेड़ें खुशी खुशी घास चरती और नाचती।